असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ जुड़ गए। ओवैसी साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई आपकी जीत पर। अब आप 1 से 2 हो गए हैं देश की संसद में। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद के और औरंगाबाद की आवाम का कि उन्होंने हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने बीते रात अपने भाषण में कहा है, अब जरा मुद्दों की बात पर आते हैं, क्योंकि अब फिर से आप मोर्चा संभालेंगे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे क्योंकि 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निखाब नहीं रहा और हम खुल के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे थे, उसको करेंगे। उन्होंने और कब प्रधानमंत्री सेक्युलरिज्म का नकाब इलेक्शन के पहना? भाषण आपको याद होंगे, वर्धा। ओवैसी जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो आप कह रहे हैं को अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज़ सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ओवैसी जी, ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपने लिया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो कांग्रेस पार्टी ने लिया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो उन तमाम पार्टियों ने लिया हुआ है ना जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी पर हमला करते रहे हैं। इसीलिए मेरा ये सवाल आपसे था कि उनका कहना है कि तमाम ऐसी पार्टियां जो सेक्युलरिज्म का कथित एक मुखौटा सियासी पहनती थी, सिर्फ अंदर से नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी भी मंदिर जा रहे थे, तमाम पार्टियां जा रही थी, उनकी पोल खुल गई है। अब मैडम देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं तो यहाँ बैठकर नहीं बोल सकता। मैं इतना काबिल नहीं हूँ कांग्रेस पार्टी के ऊपर तबसरा कर सकूँ। मगर जहाँ तक हिंदुत्व की बात है तो वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हिंदुत्व जो है वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। हिंदुत्व जो है हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि प्रियम्बल बात करता लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, भाईचारगी की। हिंदुत्व तो एक्सक्लूसिवनेस की बात करता है। तो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ रहना एक हर हिंदुस्तानी का अहम फरीज़ा है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, जो अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को। अब रहा सवाल प्रधानमंत्री का, तो आप और हमने सुना कि वर्धा की उनकी स्पीच, मुझे अफसोस इस बात का है कि दुनिया ने इसका नोटिस नहीं लिया कि उन्होंने टेररिज्म को जोड़ दिया किसी और के मज़हब से। तो ये तो प्रधानमंत्री की शुरू से आदत रही है और इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो वर्डिक्ट आया है यकीनन हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 साल में मॉब लिंचिंग ख़त्म नहीं होगी। आने वाले 5 साल में गाय को फंडामेंटल राइट्स शायद लिख दिए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। आने वाले 5 साल में वो तमाम काम होंगे जो होते रहे हैं, तो इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। हिंदुत्व के खिलाफ क्यों होना चाहिए हर हिंदुस्तानी को? क्या खराब दिखता है आपको हिंदुत्व में? देखिए, एक बात आप बुनियादी बात प्लीज समझिए मैडम, कि हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई भी हिंदुस्तानी वो हिंदुइज्म के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है मज़हब पर चलने की। हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, जिसको सावरकर ने कहा था, मिसाल के तौर पर अगर अंजना ओम कश्यप ये कहेगी कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी भारत के वफादार इसलिए नहीं है क्योंकि ये उनका पुत्र भूमि नहीं है, फादरलैंड नहीं है, मदरलैंड नहीं है, जिसका सावरकर ने लिखा। अब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैं बराबर का शहरी हूँ। और हिंदुत्व का मतलब ये है कि आप एक ही मजहब की सुप्रीमेसी को मानेंगे, दूसरों को नहीं मानेंगे। तो ये बहुत सी चीजें हिंदुत्व में है, जो इसीलिए कह रहा हूँ कि राष्ट्र, ये सब तो आप लोगों के बनाए हुए गढ़े हुए हिंदुत्व डेफिनेशन है, पढ़ना है। ये तो गढ़े हुए डेफिनेशन है ना, जो आप लोगों ने डर का कारोबार सजाया मोदी के इर्द गिर्द। देखिए, मोदी आएगा तो हिंदू राष्ट्र कर देगा, मोदी आएगा तो ये कर देगा, मोदी सभी को परेशान कर देगा, मोदी मुस्लिमों को देश में परेशान कर देगा। इस तरह के प्रचंड जनादेश के बाद भी क्या आपको नहीं लगता है कि आपको बधाई देनी चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए?
देखिए, आपने पूछा किसने कहा। मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म होने से पहले आपके रिसर्चर से कहिए कि वी आर नेशनहुड डिफाइंड उठाकर पढ़ लीजिए, जिसमें गोलवालकर ने लिखा है। आप अपने रिसर्चर से कहिए कि सावरकर की किताब हिंदुत्व में क्या लिखा है, ये तमाम उसमें मिल जाएगा। और वो भी नहीं मिला तो अमेज़ॉन पर जाकर एजी नूरानी की एक नई किताब आई है, RSS द थ्रेट, आप वो पढ़ लीजिए। अब हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, डर हम नहीं पैदा कर रहे हैं। डर किसको पैदा होता है? मेजॉरिटी को डर पैदा होता है, मिनॉरिटी को पैदा होता है। मैं गोलवलकर पर बहस कर भी नहीं रही हूँ, मैं तो आपसे नरेंद्र मोदी पर बहस कर रही हूँ। मैं तो आपसे नरेंद्र मोदी पर बहस कर रही हूँ सर। गोलवलकर और सावरकर और किसी एक किताब को कोट करके क्या मोदी के इर्द गिर्द डर पैदा करना सही है? देखिए, क्या 5 साल में माइनॉरिटीज में, दलित्स में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पैदा करने की कोशिश की, वो कोशिश हुई क्या? आप खुद बता दीजिए। जो इलेक्शन कैंप जो 5 साल में एक हेट्रेड का माहौल पैदा किया। मेरा अफसोस इस बात का है मुझे कि शिकायत भी अपोजिशन पार्टी से, जो सेकुलर कहती है अपने आप को, कि वो ईवीएम के पीछे पड़ गए। अरे भाई, 5 साल से जो नरेंद्र मोदी और RSS जो हिंदू मेजॉरिटी जहन की जो रिगिंग कर रही थी, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही थी, उसका मुकाबला ही नहीं किया वो लोग। आज बैठकर सब रो रहे हैं। अरे 5 साल का आपने इतना उनको टाइम दे दिया, तो नतीजा तो यही निकलेगा ना। तो बहक गई देश की जनता, बहक गई देश की जनता जिन्होंने वोट किया नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। नहीं, वो उनके नफरत से मोहब्बत करने लगी। मुझे आज भी यकीन है हिंदुस्तान की आवाम पर भरोसा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अभी भी 65% लोग उनके खिलाफ हैं। तो यकीनन मुझे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों पर भरोसा है, उनके कंपोजिट कल्चर पर भरोसा है। यकीनन मैंडेट आया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो दोबारा अपने 14 से 19 तक जो उन्होंने हरकतें की, अगर वही करेंगे तो ये 302 उनको बराबर सही तरीके से ले डूबेगा। और एक मुल्क की जिंदगी में 5 साल एक लंबा अरसा नहीं होता मैडम। 5 साल देखते देखते निकल जाएंगे। अगर यही चलता रहेगा जो 14 और 19 के दरमियान में चलता रहा, और 5 साल देखते देखते निकल भी गए। हाँ, निकल गए मैडम, निकल गए। मगर अफसोस ये हुआ कि इस 5 साल में इखलाक, जुनैद, पीलू खान, शौकत अली, ये तमाम वाकयात भी हुए हैं, तो इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब के बीच मेरा सवाल आपसे यही है कि अगले 5 साल भी इसी तरह से लोगों को डरा डरा कर ही अगली बार फिर चुनाव में 2024 में जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? नहीं मैडम, मुझे डर किसी से नहीं डर लगता सिवाय अल्लाह के। मुझे पूरा यकीन और भरोसा हिंदुस्तान के संविधान पर है। मुझे 1% भरोसा भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी में नहीं है। जिस दिन वो संविधान का पासो लिहाज रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सही मानों में प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीनन मैं क्या, कई इस देश के लोगों में भरोसा पैदा होगा जो आज मुझे नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी में मुझे भरोसा नहीं है तो क्या मुझे आप एंटी नेशनल कहेंगे? मुझे हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा है। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और हम मुकाबला करेंगे। जमहूरियत, डेमोक्रेटिक राइट है मेरा। हम बीजेपी से पार्लियामेंट के अंदर सवालात करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे, और मुझे यकीन है कि आज तक टीवी भी वो दिखाएगा। जब उनको एक्सपोज करेंगे, उनको कमजोरियों को दिखाएंगे। अरे सर, कितने आपने 1-1 घंटे का प्रोग्राम दिखाया, मैंने ही आपका कैंपेन ट्रेल किया। आप कह रहे हैं कि आपको डर सिर्फ अल्लाह से लगता है। आपके डर पर मैं चर्चा भी नहीं कर रही, मैं तो उस डर पर चर्चा कर रही हूँ जो आप लोगों के मन में भरना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी अगर आ जाएगा तो ये कर देगा, ये मोदी ये कर देगा। ये जो डर, इसकी जगह अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, एक बार भरोसा करके देखा जाए, साथ मिलकर काम किया जाए, कभी ओवैसी जी के मुंह से ऐसी बात भी निकल सकती है क्या? या फिर इससे आपका वोट बैंक ही छिटक जाएगा? नहीं मैडम, मेरा वोट बैंक आपने देखा। आपका शुक्रिया, आप हैदराबाद तशरीफ लाए थे, हमने आपका वेलकम किया, खैर मुकद्दम किया। आप मुझे बताइए, क्या हम गुजरात को भूल जाएं? 2002 को भूल जाएं? नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे उसको भूल जाएं? जैसे 84 को देश भूल गया। वो आज भी एक 75 साल एक ज़ईफ औरत, बिल्कुल नहीं भूला। जो भूल गए वो बहुत बड़े मुजरिम हैं। महात्मा गांधी के कत्ल को हम भूल गए ना, इसीलिए तो आज
उस शख्स को हमने कामयाब कर दिया जो कह रही है कि गोडसे देशभक्त है। हम भूल जाएं महात्मा गांधी के हत्यारे को, हम भूल जाएं 84 को, हम भूल जाएं 2002 को। नहीं भूलना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए। इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि इंसाफ का तकाजा यह है कि आप ऐसे इवेंट्स को जो हमारे मुल्क को हिलाकर रख दिए, और ये क्यों हुए? इसलिए हुए, 84 इसलिए हुआ, 2002 इसलिए हुआ क्योंकि जो सरकारें थी वो अपनी आंख बंद कर ली थी और ये तमाम वहां पर एक जेनोसाइड हुआ। तो 2002 को हम नहीं भूल सकते, इसीलिए 2002 भी मुझे याद है। मुझे इखलाक, जुनैद, पीलू खान याद है, मुझे कब्रस्तान शमशान याद है। ये तमाम चीजें हैं। और 5 साल में जो जहर घोलने का काम अगर किसी ने किया इस मुल्क में तो यकीनन बीजेपी ने किया। उनको पावर मिला था और उन्होंने क्या किया। और इसकी बेहतरीन मिसाल यह है कि 300 MP हैं और एक मुस्लिम महिला जीत कर नहीं आती। एक मुस्लिम महिला जिसके ताल्लुक से बड़ा कहा गया था कि ट्रिपल तलाक की वो तमाम औरतें हम उनके साथ खड़े, उनको एक मुस्लिम महिला तो आपकी पार्टी से भी जीत कर नहीं आई। कि देखो ये काम मुस्लिम महिला तो वैसे जी आपकी पार्टी से भी जीत कर नहीं आई। अरे मैडम, मैंने आपको कितने मैंने आपको कितने कॉर्पोरेटर को मिलाया? मेरे मुस्लिम महिलाओं कॉर्पोरेटर्स को आपने मैंने आपको मिलाया। सांसदों की बात कर रहे हैं ना, तो मुस्लिमों के मसीहा, ऐसे काबिल महिलाओं को मिलाया हैदराबाद में, आप भूल जा रही हैं। तो मैं क्या करूं? नहीं, वो सही है, लेकिन ऐसे मुस्लिमों के मसीहा की तरफ से भी तो कोई सांसद नहीं पहुंची ना, कोई संसद तो नहीं पहुंची कोई महिला। तो ये तकाजा उनके लिए रखना कहां से सही है? मेरा सवाल पर आइए सर, मेरे सवाल पे आइए। वैसे जी मेरे सवाल पे आइए। मेरा सवाल ये है कि आप भी तो अपनी पॉलिटिक्स में, मेरा सवाल यह है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है उसमें एक डर और भय पैदा किया जाता है। आप भोपाल में जो वर्डिक्ट आया है उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यही तरीका है डेमोक्रेसी का। जिस संविधान की आप दुहाई देते हैं उसी संविधान की दुहाई साध्वी प्रज्ञा भी दे सकती है कि वो चुनाव लड़कर वहां पहुंच सकती है। उसी संविधान की दुहाई हर कोई दे सकता है जो इस देश की संसद में पहुंचता है। नहीं, अगर साध्वी प्रज्ञा को संविधान का पासो लिहाज होता तो महात्मा गांधी के कातिल को देशभक्त नहीं कहती वो। अगर साध्वी प्रज्ञा को संविधान का पासो लिहाज होता तो करकरे को शराब नहीं देती जिसने अपनी जिंदगी इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। कम से कम ये काम तो मैंने नहीं किया, ना कभी करूंगा इंशाल्लाह। यकीनन मैं बुरा आदमी हूं, मुझमें बहुत सी कमजोरियां हैं। मैं कोई अपने आप को दावा नहीं कर रहा हूं मोदी की तरह कि मैं फकीर हूं। मैं फकीर नहीं हूं, ना मैं कोई एस्थेटिक आदमी हूं। मैं दुनिया में रहता हूं, दुनिया की तमाम चीजें मुझ में हैं, मगर कम से कम मैंने संविधान की धज्जियां तो नहीं उड़ाई जिस तरह बीजेपी ने किया। आज ऐसा कैंडिडेट हिंदुस्तान के पंचायत में जाएगा जिसने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा। मुझे इस बात की तकलीफ है। मैं खौफ नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं तो ये अहम मुद्दों को उठा रहा हूं ताकि देश समझे इन चीजों को। लेकिन हिंदू राष्ट्र वाला मामला क्या है? 5 साल तो बीत गए, कुछ हुआ नहीं ऐसा, लेकिन आप डराते रहे हिंदू राष्ट्र कर देंगे, हिंदू राष्ट्र कर देंगे। हिंदुस्तान के जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उनको कमजोर नहीं किया गया। कि आप और हमने नहीं अखबार में पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन का एक इलेक्शन कमिश्नर पब्लिकली कहता है कि मेरे डिसेंट को रिकॉर्ड नहीं किया गया? क्या आप और हमने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस निकल कर आकर भीख मांगी कि जमहूरियत को बचा लो? सर आप भी, क्या आप और हमने नहीं देखा कि सीबीआई के 2 ग्रुप लड़ रहे थे? अब बताइए ये हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं जा रहा है तो कौन से राष्ट्र की तरफ जा रहा है? अच्छा, इन संस्थानों में अगर उच्च अधिकारियों में मतभेद हो गया तो उससे हिंदू सरकार में है। वैसे जी आपके जैसा वकील और आपके जैसा दलीलकार तो देश में नहीं है। आप ऐसी बात करें कि उच्च संस्थानों में, एक सेकेंड, उच्च संस्थानों में 2 अधिकारी आपस में भिड़ रहे हैं। क्या ये मतभेद पहली बार इस देश में देखा गया है कि उच्चतम संस्थानों में 2 अफसर या 2 अधिकारी आमने सामने हो गए? और अगर 2 अधिकारी आमने सामने हो गए तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? कब हुआ था बताइए? कब हुआ था बताइए? कब हुआ था बताइए? प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, मैं बताता हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन में क्या अधिकारियों में पहले मतभेद नहीं हुआ है? 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बताता हूँ आपको कब हुआ था ये। जब इमरजेंसी हुई थी अरे क्या कह रहे हैं आप इसको आसानी से ले रहे हैं। जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस निकलकर भीख मांग रहे हैं जमहूरियत को बचा लो, आप इसको क्या कहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक इलेक्शन कमिश्नर कहता है। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि पूरे इलेक्शन कमिश्नर बराबर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऊपर नहीं होता। वो जजमेंट के खिलाफ है क्या वो? आप बताइए। हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं मैडम,
आप ये क्यों भूल जा रहे कि ये पूरे जितने वाकयात हुए हैं मॉब लिंचिंग के और काउ प्रोटेक्शन के नाम पर, ये देश किस तरफ जा रहा है? प्लूरलिज्म की तरफ जा रहा है। ये देश जा रहा है एक्सक्लूसिव की बिहेवियर की तरफ, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी की तरफ। और ये देश में बीजेपी ने ये मिजाज पैदा कर दिया कि देखो आपको खतरा है, हिंदुओं को खतरा है मुसलमानों से, आपको खतरा है ये क्योंकि गाय खाते हैं, टेररिस्ट हैं, जबकि बरक्स है। आप तो डर की सियासत तो बीजेपी कर कर अपनी सियासी रोटी सेक रही है, और अंजना ओम कश्यप मुझसे कह रहे हैं कि मैं डर पैदा कर रहा हूं। क्या कभी किसी सिविलाइज सोसाइटी में माइनॉरिटी डर पैदा वही कर रहे हैं सर, अभी डर भी किसको होता है? जिसका नंबर कम है। ठीक है, ये बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन आप भी टीवी पर बैठ के यही इसीलिए कह तो रहे मेरे हैं। 2 MP जीत गए और उनके 302 जीत गए। सर आप भी यही बता रहे हैं कि अब मुसलमानों को हिंदू मैडम, मेजोरिटेरियनिज्म से खतरा है। अगर मैं डर की सियासत करता, अगर मैं डर की सियासत करता तो आपको यकीन दिला रहा हूं कि मेरे कम से कम 10-12 MP जीत जाते। 302 किसके हो गए आप बताइए? मेरे हुए। हिंदुस्तान में डर चलता है, वोटर डर देखकर वोट डालता है। कैसी बात कर रहे हैं आप ओवैसी जी? बिल्कुल सही है। 5 साल में बीजेपी ने यही काम किया है। माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगला है, माइनॉरिटीज के खिलाफ गलत फहमियां पैदा की हैं, माइनॉरिटीज का खौफ दिलाया है और अपनी सियासी रोटी सेकी है। और आप देख रहे हैं कि करकरे को इस तरह से कहना, प्रधानमंत्री का वार्धा में स्पीच देकर कहना कि टेररिज्म का ताल्लुक किसी और मजहब से है, उस मजहब से नहीं हो सकता जिस मजहब को मैं फॉलो करता हूं। प्रधानमंत्री को तो यह कहना चाहिए था कि टेररिज्म का कोई मजहब ही नहीं होता जी। मगर ये तमाम चीजें हुई है ना। नेशनलिज्म भी कैसा, हिंदू नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म नहीं, और फिर ये एग्रेसिव आइडियोलॉजी हिंदुत्व की प्रमोट करना, ये 5 साल का जो तमाम काम हुआ है उसका नतीजा आप और हम देख रहे हैं, सामने निकल रहा है। चलिए ठीक है, आप इसको वही कहेंगे कि ये उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की वजह से हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जनादेश है, और जनादेश का लोकतंत्र में जो सम्मान नहीं करता है उसको संविधान कैसे देखेगा? ये मैं आपकी समझ पर और अपने दर्शकों की समझ पर छोड़ती हूं। हिटलर को भी जनादेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका असदुद्दीन ओवैसी।